अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ डेटाबेस एनवायरनमेंट उसके लास्ट 3 लेक्चर्स टॉपिक्स को इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। बिफोर मूविंग ऑन टू दी टॉपिक्स आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द कंटेंट्स ऑफ टुडेज़ लेक्चर। सबसे पहले जो है वो प्रीवियस लेक्चर का रिकैप होगा। उसके बाद जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे, नंबर 1 इज़ डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी के बारे में मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, थोड़ी सी मज़ीद इसकी डिटेल हम इसको में स्टडी करेंगे। उसके अलावा 2 और टॉपिक्स हैं जो कि हैं लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन एंड फिज़िकल डाटाबेस डिज़ाइन। इनका ज़िक्र भी किसी हद तक 3 लेवल आर्किटेक्चर में हो चुका है। वहाँ पे हम लोग एक लॉजिकल लेवल होता है और एक फ़िज़िकल लेवल होता है। सो लॉजिकल लेवल में जो डिज़ाइन या मॉडल तैयार किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज द लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन, और जो फिज़िकल लेवल का तैयार किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज दी फिज़िकल डाटाबेस डिज़ाइन। सो इंशाल्लाह इसको भी हम थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। मूविंग ऑन टू दी रिकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिज़ाइन टूल्स के बारे में पढ़ा था, और डिज़ाइन टूल्स जो हैं वो उनकी इम्पोर्टेंस पड़ी थी। वाई आर दे यूज टू डिस्क्राइब द डिज़ाइन प्रोसेस इन अ स्टैंडर्ड वे। एक स्टैंडर्ड टूल होता है ना, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि एक ही सिस्टम का कोई और जो है वो उसके लिए डिफरेंट नोटेशंस यूज़ कर रहा है, कोई और उसको डिज़ाइन करे तो डिफरेंट नोटेशंस यूज़ कर रहा है। एक स्टैंडर्ड टूल्स यूज़ होते हैं कि इस चीज़ के लिए ये वाला स्क्वायर बनेगा या इस चीज़ के लिए रेक्टेंगल बनेगा। सो एक फ़िक्स रूल्स के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन तैयार किया जाता है। फिर इसमें एक हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट डिज़ाइन टूल पढ़ा था, दैट वाज DFD, डाटा फ्लो डायग्राम। डाटा फ्लो डायग्राम जो है वो एनालिसिस स्टेज में यूज़ होती है, और आपकी टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन से बहुत पहले थोड़े अर्ली स्टेज पे आपको ओवरऑल सिस्टम का जो है वो इसके थ्रू डिज़ाइन पता चल जाता है। ये मेनली फ़्लो ऑफ डाटा पे फोकस कर रही होती है। इसमें प्रोसेसेस होते हैं, एक्सटर्नल एंटिटीज़ होती हैं, डिफरेंट नोटेशन इसकी होती है। हमने इसकी एग्जांपल भी स्टडी की थी। उसके बाद हम लोगों ने DBA को डिटेल से पढ़ा था। DBA स्टैंड्स फॉर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एंड उसके फंक्शंस पढ़े थे। मेजर फंक्शंस में उसमें क्या था, वो किन चीज़ों में अगर वो अर्ली अपॉइंट हो जाता है तो वो डाटाबेस प्लानिंग में भी हेल्प आउट करता है, यूज़र रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करने में, डाटा डिक्शनरी को मैनेज और मेंटेन करने में करता है। फिर वो लॉजिकल मॉडल और फिज़िकल मॉडल को भी डिज़ाइन करने में हेल्प आउट कर रहा होता है। तो उसके बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस होते हैं DBA के। वो एक टेक्निकली कॉम्पिटेंट बंदा होता है, उसको टेक्निकल चीज़ों की काफ़ी नॉलेज होती है। उसमें मैनेजरियल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स और डिप्लोमेटिक स्किल्स होना ज़रूरी है। सो मूविंग ऑन टू टुडेज़ टॉपिक दैट इज़ डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी की हम डेफिनेशन पहले भी पढ़ चुके हैं। इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द डाटा, यानी मेटा डाटा। मेटा डाटा क्या होता है? डाटा अबाउट द डाटा। इट इज़ अ रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन। रिपोजिटरी कह सकते हैं कलेक्शन ना, यानी इसमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन होती है? सारे के सारा जो डेटाबेस का लॉजिकल स्ट्रक्चर है, जो उसका डिज़ाइन है, जो उसका स्कीम है, उसमें टेबल्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, कॉलम्स कौन कौन से हैं, कॉलम्स में जो कॉन्स्ट्रेंट्स यानी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं कि इस कॉलम में नंबर एंटर होगा, इसमें टेक्स्ट एंटर होगा, उसकी फील्ड लेंथ कितनी है। तो ये सारा का सारा जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है डेटाबेस का वो इसमें स्टोर हो रहा होता है। इट कंटेन्स रिकॉर्ड टाइप्स, डाटा आइटम टाइप्स। रिकॉर्ड किस किस्म के होंगे, डाटा टाइप्स उनकी क्या क्या होंगी। हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है अबाउट द डाटा दैट हैज़ टू बी एंटर्ड इज़ केप्ट इन दी डाटा डिक्शनरी। सो इसके अंदर पूरा का पूरा एक स्कीमा, एक पूरा डिज़ाइन होता है, ठीक है, जो है जिसमें सारी एंटिटीज़ की इंफॉर्मेशन होती है, सारी कॉलम्स की, एट्रीब्यूट्स की इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर हो रही होती है, एंड इट कैन बी यूज टू क्रिएट एंड प्रोसेस डाटाबेस एज वेल। सो इट कंटेन्स मेटा डाटा। मेटा डाटा इज़ डाटा अबाउट दी डाटा। ये एक डाटा डिक्शनरी की एग्जांपल आपके सामने है। अगर आपको याद हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में का जब मैंने प्रैक्टिकल एक्सप्लेन किया था, तो उसकी जब टेबल बनाते थे उसमें 2 व्यूज़ होते हैं ना, एक डिज़ाइन व्यू होता है और एक डाटा शीट व्यू होता है। जो डिज़ाइन व्यू में अगर आपको याद हो, हम क्या क्या चीज़ें बताते थे, वहाँ पे फील्ड का नाम लिखते थे और फिर उसकी आगे डाटा टाइप सेट करते थे ना, टेक्स्ट है, नंबर है, ऑटो नंबर है, डेट टाइम है। नीचे उसकी मैंने अभी फ़िलहाल इतनी डिटेल में प्रैक्टिकल तो नहीं करवाया था, लेकिन वहाँ पे और ऑप्शंस भी होती हैं जहाँ पे हम उसकी फ़ील्ड की लेंथ स्टडी कर सकते, मतलब सेट कर सकते हैं कि इस कॉलम में कितने लॉन्ग कैरेक्टर्स आ सकते हैं। 50 तक के कैरेक्टर्स एंटर यूज़र कर सकता है या ज़्यादा। अगर उन कॉन्स्ट्रेंट्स को कोई वायलेट करेगा तो डेटाबेस एरर देगा, वो उसको डाटा एंटर ही नहीं करने देगा।
फॉर एग्जांपल आपने डेटा टाइप सेट की हुई है नंबर, फ़ोन नंबर कॉलम की, तो यूज़र जब फॉर्म से फ़ोन नंबर में गलती से ABC टाइप करेगा तो साथ ही ना एरर आ जाएगा कि आप इसमें ये टेक्स्ट एंटर नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज आपने कॉन्स्ट्रेंट उसकी क्या सेट की हुई थी, उस पर कॉन्स्ट्रेंट क्या लगाई हुई थी, उसकी डेटा टाइप सेट की हुई थी कि इट्स अ नंबर। सो ये सारी डिटेल्स डेटा की, ये देखें फील्ड्स नेम, ये एक डेटा डिक्शनरी की एग्जांपल दे रही हूँ ना मैं आपको। फील्ड नेम क्या क्या है, लेट्स सपोज एक स्टूडेंट का टेबल है, उसकी फील्ड्स क्या क्या हैं, उसके कॉलम नेम्स क्या हैं, उसकी स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट एड्रेस है और स्टूडेंट का सिटी है। तो डेटा डिक्शनरी ने फील्ड नेम्स भी जो हैं वो अपने पास मेंटेन किए हैं, उनकी डेटा टाइप्स भी मेंटेन की हैं, उनकी फील्ड लेंथ भी मेंटेन की है, कॉन्स्ट्रेंट के क्या वो प्राइमरी की है या कोई और की है, क्या उसमें नल वैल्यूज़ डाल सकते हैं यानी एम्प्टी उसको छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यानी जो यूज़र डिज़ाइन कर रहा होता है जब टेबल को, डाटा बेस को, तो वो जो भी चीज़ें कॉन्स्ट्रेंट सेट की जाती हैं वो डाटा डिक्शनरी में सारी की सारी स्टोर हो जाती हैं, ठीक है। कोई आपने डिस्क्रिप्शन उसकी दी हुई है तो वो भी उसमें स्टोर हो जाएगी। यूजेस ऑफ डाटा डिक्शनरी, वैसे तो ग्रेजुअली इसके हमने यूजेस काफ़ी पढ़ लिए हैं, पॉइंट्स में इनको स्टडी कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा यानी मेटा डाटा, सारे के सारा एक तो डाटा जो है वो सेंट्रल लोकेशन में पड़ा हुआ होता है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन डाटा डिक्शनरी स्टोर कर रही होती है, ठीक है। सो इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू गेट कंट्रोल ओवर डाटा एज अ सोर्स, यानी सारा का सारा जो टेबल्स हैं, एंटिटीज़ हैं, उनकी कलेक्टिवली एक जगह पे उनकी इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई हुई है। एज अ सोर्स जो है वो एक लोकेशन पे जो है वो एक फ़ाइल के अंदर मे बी वो एज अ टेबुलर फॉर्म में मे बी डाटा डिक्शनरी हो रही है स्टोर, तो वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उसमें स्टोर हो जाएगी। कम्युनिकेशन विद यूज़र्स, it provides great help in communication as it stores exact meanings of data items। अभी मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिखाई है ये डाटा डिक्शनरी की, तो देखिए ये आपको कम्युनिकेट करने में बहुत आसान नहीं होगी। आपको पता नहीं चल गया कि स्टूडेंट टेबल की फील्ड नेम क्या है, उसमें डेटा टाइप्स क्या हैं, आपको सारे स्टूडेंट टेबल के कॉन्स्ट्रेंट्स का, एट्रीब्यूट्स का डिस्क्रिप्शन सारा का सारा आइडिया हो गया इससे। सो इसमें डाटा आइटम्स के एग्जैक्ट मीनिंग है, वो बता रहा है कि ये डाटा किस तरह का होगा, नंबर होगा, टेक्स्ट होगा, क्या होगा, ठीक है। सो अगर कोई प्रॉब्लम इन केस आ जाता है, कुछ एंट्रीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ गई है डेटाबेस में, आप डाटा डिक्शनरी के थ्रू आप क्लियर हो सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही थी क्योंकि एक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट तो इस डाटा पे ये सेट है, तो मैं तो ये एंटर करना चाह रहा था, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये नंबर सेट था और मैं तो इसमें टेक्स्ट एंटर कर रहा था, इसलिए बार बार डेटाबेस प्रॉब्लम कर रहा है। सो इट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन विद द यूज़र्स एज वेल। रिकॉर्ड ऑफ चेंज इन डेटाबेस स्ट्रक्चर, अब डेटाबेस स्ट्रक्चर का भी मेंटेनेंस की फेज़ तो हर वक्त हमने पढ़ा है ना, चलती रहती है। इन फ्यूचर कोई जो है मे बी डाटा आइटम्स न्यू इंट्रोड्यूस करने हो, मे बी कोई टेबल नहीं ऐड करना हो, मे बी कोई कॉलम्स नहीं ऐड करने हो, तो जो भी डेटाबेस स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगी, कोई रिलेशनशिप्स चेंज करनी हो, वो सारे के सारे जो चेंज का रिकॉर्ड है वो भी डाटा डिक्शनरी मेंटेन कर रहा होता है। डिटर्मिनिंग द इम्पैक्ट ऑफ चेंज, Data dictionary records each item and its relationships. DBA can see the effects of a change. क्योंकि डेटा डिक्शनरी में उसको एज अ समरी सारी डिटेल नज़र आ रही है हर आइटम की जो भी डेटाबेस में प्रेजेंट है, तो चेंजेस की वजह से अगर कोई इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं तो वो भी DBA को फ़ौरन नज़र आ जाएंगे कि सॉफ्टवेयर में ये चेंजेस, अगर स्ट्रक्चर चेंज करें तो ये चेंजेस आ रही हैं। अगर कोई आइटम इंक्लूड हो रहा है उस या कोई रिलेशनशिप्स बन रही हैं तो उससे चेंजेस या क्या अफेक्ट आ रहा है सॉफ्टवेयर में, ये सारा का सारा डाटा डिक्शनरी जो है वो मेंटेन कर रही होती है और आपको डाटा डिक्शनरी के थ्रू वो सारी के सारा इम्पैक्ट जो है चेंज का वो नज़र आ जाता है। रिकॉर्डिंग एक्सेस कंट्रोल इंफॉर्मेशन, इससे मुराद ये है कि ऑथोराइज्ड यूज़र की डिटेल्स भी इसमें पड़ी हुई होती हैं। उसको पता होता है कि डिफरेंट यूज़र्स कौन कौन इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसमें सारी लिस्ट मेंटेन होती है कि ये इस लॉगिन से जो एंटर होगा वो इसको एक्सेस कर सकता है, दूसरा कोई और इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। सो इट इज़ कंटेनिंग ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट ऑथोराइज्ड यूज़र्स। इट ऑल्सो कंटेन्स द टाइप्स ऑफ एक्सेस, उसको पता है कि स्टूडेंट को एक्सेस सिर्फ व्यू की देनी है, टीचर को एक्सेस
एंट्रीज़ की भी देनी है, उसको अटेंडेंस एंटर करने की, रिज़ल्ट्स एंटर करने की भी एक्सेस देनी है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कि किसको कितनी एक्सेस देनी है, ये भी कहाँ पे स्टोर की जाती है, कहाँ पे पड़ी हुई होती है, डेटा डिक्शनरी में। उसके बाद तीसरी लास्ट 6 पॉइंट है, दैट इज़ ऑडिट इन्फॉर्मेशन। आपके जैसे जब आप मोबाइल से कॉल्स करते हैं, किसी कोई कॉल लॉग मेंटेन हो जाती है ना, आपका मोबाइल आपको एक तरह से ऑडिट इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इस टाइम पे आपने इस डेट पे ये कॉल की थी। यही हाल डेटा डिक्शनरी का भी है, उसमें भी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है कि किस यूज़र ने कौन से टाइम पे क्या क्या चीज़ें एक्सेस की हैं, किसने टेबल का फॉर्म एक्सेस किया, एम्प्लॉय का फॉर्म एक्सेस किया है, किसने रिज़ल्ट्स का फॉर्म एक्सेस किया है, किसने जो है वो कौन सा रिकॉर्ड रिट्रीव किया है। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑडिट इन्फॉर्मेशन जिसको कह रहे हैं, इट इज़ कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ ईच एक्सेस टू द डेटाबेस। देन वी हैव टाइप्स ऑफ डेटा डिक्शनरीज। अब दो तरह की डेटा डिक्शनरीज़ हैं, वन इज़ इंटीग्रेटेड डेटा डिक्शनरी एंड वन इज़ फ्री स्टैंडिंग डेटा डिक्शनरी। इंटीग्रेटेड डेटा डिक्शनरी के आगे फर्दर दो एग्जांपल्स हैं, टाइप्स हैं, दैट इज़ एक्टिव डेटा डिक्शनरी एंड पैसिव डेटा डिक्शनरी। इनको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। इंटीग्रेटेड डेटा डिक्शनरी क्या है? इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है ना, किसी के साथ जुड़ा हुआ होना, किसी के साथ जॉइंट होना। इंटीग्रेटेड डेटा डिक्शनरी अगर DBMS सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट हुई हुई है, यानी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, जैसे MX एक्सेस आपने इंस्टॉल किया तो उसकी डेटा डिक्शनरी साथ ही इंस्टॉल हो गई है, तो हम कहेंगे इट्स एन इंटीग्रेटेड डेटा डिक्शनरी। यही ज़्यादा कॉमन भी होती है, ज़्यादातर DBMS के साथ जो है वो इंस्टॉल डेटा डिक्शनरी हो जाती है, जिसमें सारा रिकॉर्ड्स मेंटेन किया जाता है। अच्छा, अब इसकी भी आगे से फर्दर दो टाइप्स हैं, एक एक्टिव डेटा डिक्शनरी है और एक पैसिव डेटा डिक्शनरी है। एक्टिव डेटा डिक्शनरी जो है वो जितनी दफ़ा सॉफ्टवेयर को एक्सेस किया जाता है वो एक्टिव हो जाती है, मीन्स ऑटोमेटिकली उसमें हर दफ़ा एक्सेस जितनी दफ़ा होता है उतनी दफ़ा चेंजेस उसमें आती रहती हैं, ऑडिट इन्फॉर्मेशन भी चेंज होती रहती है। ठीक है, जाहिर है कि अब इसने एक्सेस किया है, अब इसने एक्सेस किया है। यही मोस्ट कॉमन डिक्शनरी है इंटीग्रेटेड डेटा डिक्शनरी की, जो एक्टिव डेटा डिक्शनरी टाइप है, यही इट्स द मोस्ट कॉमन वन, बिकॉज ये हर वक्त अपडेट हो रही है, हर वक्त इसमें चेंजेस आ रही हैं। जैसे यूज़र ने कोई एम्प्लॉय का फॉर्म जो है ओपन किया है तो ये अपडेट हो जाएगी कि हाँ जी, ये एम्प्लॉय का फॉर्म जो है वो एक्सेस हुआ है। ठीक है। पैसिव डेटा डिक्शनरी कौन सी है? जिसको खुद से जो यूज़र होता है, ठीक है, वो खुद से इसमें चेंजेस लेके आता है, यानी ऑटोमेटिकली DBMS उसको अपडेट नहीं कर रहा होता है, वो हर दफ़ा खुद से अपडेट नहीं होती है, खुद से चेंज नहीं होती है, उसको आप मैनुअली चेंज कर रहे होते हैं। आती वो भी इंटीग्रेट हो गई है, लेकिन मींस DBMS के साथ वो भी इंस्टॉल हुई हुई होती है, लेकिन उसमें चेंजेस खुद यूज़र कर रहा है, वो खुद हर डेटाबेस एक्सेस के साथ वो खुद में चेंजेस नहीं करती है। दूसरी टाइप डेटा डिक्शनरी की कौन सी है? फ्री स्टैंडिंग डेटा डिक्शनरी, जो इंटीग्रेटेड से ऑपोजिट है, मींस इंटीग्रेटेड में अगर DBMS के साथ ही इंस्टॉल हो रही है तो वो इंटीग्रेटेड है, और अगर किसी DBMS के साथ इंस्टॉल नहीं हो रही, आप एक अलहदा से सॉफ्टवेयर परचेज़ करें डेटा डिक्शनरी का और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रहे हैं और फिर उसको मेनटेन कर रहे हैं, यूजर्स उसको मेनटेन कर रहे हैं, तो वी कॉल इट अ फ्री स्टैंडिंग डेटा डिक्शनरी। सो इट इज़ अवेलेबल विदाउट अ पर्टिकुलर DBMS। कोई कमर्शियल प्रोडक्ट है, ऐसे ओपनली सॉफ्टवेयर एक मिल रहा है या किसी डिज़ाइनर ने इस डिक्शनरी को बनाया है और आप उसको अपने कंप्यूटर्स में इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि आप अपने DBMS का सारा रिकॉर्ड उसमें रखते जाएं। नेक्स्ट आप लोगों का जो टॉपिक है दैट इज़ लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? यही होता है ना, टेबल्स क्या हैं, कॉलम्स क्या हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट्स यानी क्या है, यही डिटेल्स आपकी, यही लॉजिकल स्ट्रक्चर कहलाता है या लॉजिकल स्कीमा होता है। डेफिनेशन ऑफ द डेटाबेस को हम कहते हैं कि डेफिनेशन ऑफ द डाटा स्टोर कर रही है। और फिज़िकल लेवल या फिज़िकल स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है, फिज़िकल मॉडल भी हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें क्या है कि एक्चुअली डिस्क में कैसे डाटा पड़ा हुआ है, क्या एक डिस्क में पड़ा हुआ है, 2-3 में पड़ा हुआ है, ठीक है, किस तरह से अरेंज हुआ हुआ है वो डिस्क, क्या वो रैंडम एक्सेस है या सीक्वेंशियल एक्सेस है। सो लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन जो तैयार किया जाता है उसमें क्या होती है? इट्स द डेफिनेशन ऑफ द डाटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस।
इट ऑल्सो कंटेन्स द रूल्स एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ डाटा, यानी वही रूल्स जो भी हमने डाटा डिक्शनरी में भी पढ़े थे कि स्ट्रक्चर कैसा होगा, कॉलम्स कितने होंगे, उसमें क्या एंट्रीज हो सकती हैं, ये सारा का सारा डेटाबेस डिज़ाइन में बताया जाता है. सो इट गिव्स द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा स्टोर्ड इन डेटाबेस. यानी जब डेटाबेस बनाने से पहले डिज़ाइंस बनाए जाते हैं ना, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन अगर बनाया जाएगा और डेवलपर को पकड़ाया जाएगा कि ये इस सॉफ्टवेयर का जो है लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन है इस सिस्टम का, तो उसको सारी की सारी डिस्क्रिप्शन और क्लैरिटी हो जाएगी कि मैंने जो है वो सॉफ्टवेयर बनाना कैसा है. लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस में 4 मेन काम होते हैं. इन चारों को हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं. तो सबसे पहले इसमें एंटिटीज़ बताई जाती हैं, एंटिटीज़ की डिटेल्स भी बताई जाती है कि ये एंटिटी है, जैसे एम्प्लॉय एंटिटी है जिसका टेबल बनता है ना, और इसमें इसके एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका एम्प्लॉय का क्या एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय एड्रेस है, एम्प्लॉय फ़ोन नंबर है. सो इस डिज़ाइन में जो डिज़ाइनर होता है वो एंटिटीज़ बताता है, उनके एट्रीब्यूट्स वगैरह सारी डिटेल्स उनकी बता रहा होता है, प्राइमरी की वगैरह के बारे में बता रहा होता है. फिर एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के बाद जो दूसरा काम इस डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस में वो होता है वो रिलेशनशिप्स होता है. यानी जैसे 2 एंटिटीज़ हैं, एक स्टूडेंट है और एक कोर्स है, इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है कि स्टूडेंट इज़ टेकिंग द कोर्स, स्टूडेंट कोई ना कोई कोर्स ले रहा है. तो 2 टेबल्स का आपस में रिलेशनशिप है ना, एक कोर्स का टेबल है और एक स्टूडेंट का टेबल है. इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है कि स्टूडेंट जो है इट्स टेकिंग द कोर्स. तो ये रिलेशनशिप्स भी इस डिज़ाइन में बताई जाती हैं. उसके बाद 2 और स्टेप्स किए जाते हैं इस डिज़ाइन प्रोसेस में, मर्ज द रिलेशंस एंड नॉर्मलाइज द रिलेशंस. मर्ज द रिलेशंस का मतलब होता है समटाइम्स होता है कि जो डिज़ाइनर्स ने अगर 2 टेबल्स एक ही तरह के बना दिए हैं, जैसे एम्प्लॉय का एक टेबल बनाया उसमें एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ है, दूसरा टेबल बनाया उसमें एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय फ़ोन नंबर एम्प्लॉय सिटी लिख दिया है, तो 2 टेबल्स एक जैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है ना, इनको मर्ज करके आप एक बना दें. तो ये वाला काम मर्जिंग द रिलेशंस भी इस डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस में होता है. और फिर इसके बाद लास्ट स्टेप होता है नॉर्मलाइज द रिलेशंस. नॉर्मलाइजेशन का एक फुल फ्लैज चैप्टर है जिसको हम आगे बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे कि रिलेशंस यानी टेबल्स को नॉर्मलाइज कैसे करते हैं. इसका पर्पस भी यही होता है कि कोई एनॉमलीज़, कोई एबनॉर्मल बिहेवियर, कोई अगर फ्लॉज डिज़ाइन में रह गए हैं तो वो उनको रिमूव करना. रिप्रेजेंट एंटिटीज़. ईच एंटिटी इन एन ER डायग्राम मीन्स जो डायग्राम बनाई जाती है लॉजिकल डिज़ाइन की वो है एक ER मॉडल, ER डायग्राम बनाई जाती है. ईच एंटिटी इन एन ER डायग्राम, उसमें होता क्या है, E स्टैंड फॉर एंटिटी और R स्टैंड फॉर रिलेशनशिप. इस डायग्राम में एंटिटीज़ बनाई जाती हैं और उनके आपस के दरमियान के रिलेशनशिप्स बनाए जाते हैं. सो लॉजिकल डिज़ाइन में जब ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनेगी तो उसके बाद उसके थ्रू टेबल बनाना आसान हो जाएगा. यानी इसके बाद जो दूसरा रिलेशनल मॉडल बनता है, रिलेशनल मॉडल में टेबल्स की फॉर्म में बताया जाता है. सो ER डायग्राम से रिलेशनल मॉडल बनाना आसान हो जाता है और फिर रिलेशनल मॉडल के बाद जो है वो यूज़र के लिए मज़ीद आसानी हो जाती है. उसको टेबल बने बनाए डिज़ाइन की फॉर्म में मिल जाते हैं और वो बैठ के सॉफ्टवेयर पे टेबल बनाना शुरू कर देता है. डायग्राम से मॉडल बनता कैसे है? ER डायग्राम की नोटेशंस डिफरेंट होती हैं, हम आगे इंशाल्लाह डिटेल में स्टडी करेंगे. जो नाम होता है एंटिटी का वो टेबल का क्या बन जाता है, नेम बन जाता है. एम्प्लॉय एंटिटी है तो रिलेशन भी किस नाम का होगा, एम्प्लॉय के नाम का होगा. आइडेंटिफायर किसको कहते हैं, वो जो यूनिक कॉलम जिससे रिकॉर्ड्स रिट्रीव किए जाते हैं. यानी एंटिटी में उसके लिए टर्म जो यूज़ हो रही है वो आइडेंटिफायर यूज़ हो रहा है और जब टेबल बन जाता है तो उसमें वही कॉलम के लिए जो टर्म यूज़ हो रही है वो प्राइमरी की यूज़ हो रही है. इसके भी मैं आपको एग्जांपल भी आगे देती हूँ. द रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ द एंटिटी टाइप बिकम्स नॉन की एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिलेशन. ये यहाँ से आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ. ये ER मॉडल है, समझ लें ऊपर वाला, दिस वन यहाँ तक. ER मॉडल या डायग्राम में जो एंटिटी होती है उसको इस तरह रेक्टेंगल में शो करते हैं. क्या है, एम्प्लॉय एंटिटी. और इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं ना उसमें इस तरह लाइंस लगा के उनको इस तरह ओवल्स में शो करते हैं. तो ये ER डायग्राम शो कर रही है कि एक एम्प्लॉय एंटिटी है और उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, बर्थ डेट, एड्रेस, नेम एंड एम्प्लॉय ID. एम्प्लॉय ID को अगर आप देखें ये अंडरलाइन हुई हुई है, बाकी अंडरलाइन नहीं है क्योंकि ये आइडेंटिफायर है.
यानी ये यूनिक कॉलम है, इसके थ्रू सारे एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड्स हम सर्च या रिट्रीव कर सकते हैं। नेम, एड्रेस और बर्थ डेट नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, इसको की एट्रीब्यूट कहते हैं और इन दोनों को, तीनों को नॉन की एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो देखिए ईआर डायग्राम में आइडेंटिफायर यानी की एट्रीब्यूट भी बताया जा रहा है और नॉन की एट्रीब्यूट्स भी बताए जा रहे हैं। इसके बाद ईआर मॉडल के बाद जो दूसरा मॉडल बनता है वो कौन सा बनता है? रिलेशनल मॉडल। ये रिलेशन बताया जा रहा है टेबल, यानी यही मॉडल कन्वर्ट हो गया है रिलेशन में, टेबल में। पूरे के पूरे इसका नाम एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय एंटिटी जो थी वो एम्प्लॉय टेबल बन गई, और इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस, बर्थ डेट, ये इसके क्या बन गए हैं? कॉलम्स या फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स जिनको कहते हैं। ये इस तरह से डायग्राम को चेंज किया जाता है रिलेशन में। सो अगर आप देखें, जैसे हमने MS एक्सेस में प्रैक्टिकल किया था, अगर मुझे कोई ये डायग्राम बना के दे और कहे कि सॉफ्टवेयर बनाएं आप, तो मेरे लिए तो बहुत आसान हो गया। मैं जी फट से टेबल एम्प्लॉय के नाम का बनाऊंगी और उसके कॉलम का नाम ये रख दूंगी। तो दिस इज़ हाउ डिज़ाइनिंग हेल्प्स द प्रोग्रामर्स। रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स। ईआर डायग्राम में अगर आप यहाँ पे देखें, क्योंकि एक ही एंटिटी यहाँ पे शो की हुई है ना एम्प्लॉय, अगर एक और एंटिटी कोई होती जैसे सैलरी है या पे है, ठीक है, तो इनके दरमियान में इस डायग्राम में रिलेशनशिप भी शो की जाती है कि इनका आपस में ताल्लुक़ क्या है। ताल्लुक़ क्या है कि एम्प्लॉयज़ टेकिंग द सैलरी ना, रिलेशनशिप ये है। तो ईआर डायग्राम्स में क्या और शो की जाती हैं? रिलेशनशिप्स। इसकी भी इंशाल्लाह हम फुल फ्लेज एक चैप्टर है जिसमें ईआर डायग्राम को बनाना सीखेंगे। सो ईआर डायग्राम में ये तो सिर्फ एक एंटिटी की डायग्राम बनाई हुई है, ज़्यादा एंटिटीज़ होंगी तो हम लोग उनके रिलेशनशिप्स भी उसमें शो कर रहे होते हैं और फिर उनको ही शो किया जा रहा है फिर रिलेशनल मॉडल में भी, और या रिलेशन बनाते हुए भी उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। देन वी हैव मर्ज द रिलेशंस। इन सम केसेस देयर मे बी रिडंडेंट। रिडंडेंट का तो अब आपको वर्ड काफ़ी अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए, इसका मीनिंग। रिडंडेंट का क्या मतलब होता है? डुप्लीकेट ना, कि ज़्यादा जगहों पे, यानी कि समटाइम्स ऐसा होता है कि डिज़ाइन बनाते हुए ना जो डिज़ाइनर होता है वो एक ही तरह के दो टेबल बना देता है। इसका मतलब है कि टू और मोर रिलेशंस में डिस्क्राइब द सेम एम्प्लॉय के लिए ही उसने दो टेबल गलती से बना दिए हैं, तो उनको क्या किया जाता है इस डिज़ाइन प्रोसेस में? फिर मर्ज एक बना दिया जाता है। जैसे आपको एग्जांपल मैं बताती हूँ, ये देखें, दो रिलेशंस डिज़ाइनर ने गलती से बना दिए हैं, एक एम्प्लॉय 1 का और एक एम्प्लॉय 2 के नाम से, M1 और M2 के नाम से। पहले वाले में 4 कॉलम्स उसने रखे हैं, एम्प नंबर, नेम, एड्रेस और फ़ोन। दूसरे वाले में एम्प नंबर, एम्प ई नेम, एम्प्लॉय का एड्रेस, एम्प्लॉय की जॉब, एम्प्लॉय का कोड, एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ रख दी है। तो एक ही एंटिटी के दो टेबल्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती, आप इसको एक बना देंगे, मर्ज करके एक बना दिया जाएगा जो कि ये है, और इसमें ये सारे कॉलम्स डाल दिए। एम्प्लॉय नंबर 2 दफ़ा था, उसको 1 दफ़ा लिख लिया। ई नेम जो था वो भी 2 दफ़ा था, एम्प्लॉय नेम यहाँ पे नेम के नाम से था, यहाँ पे ई नेम के नाम से था, इसको भी 1 दफ़ा लिख लिया नेम, क्योंकि मकसद तो उसका नाम है स्टोर करना। एड्रेस कर लिया, फ़ोन कर लिया, और जो बाकी चीज़ें दूसरे रिलेशन से पिक कर ली, एम्प्लॉय जॉब, एम्प्लॉय कोड। तो ये दो बनाने की ज़रूरत नहीं है रिलेशन, एक रिलेशन काफ़ी है, एक एंटिटी का एक ही रिलेशन होता है। सो इस डिज़ाइन प्रोसेस में अगर किसी ने, डिज़ाइनर ने गलती से पहले 2 रिलेशंस बना दिए तो यहाँ पे उसको क्या कर दिया जाएगा? मर्जिंग करके एक रिलेशन बना दिया जाएगा। लास्ट जो एक्टिविटी होती है लॉजिकल डिज़ाइन प्रोसेस की, वो है नॉर्मलाइज द रिलेशंस। नॉर्मलाइजेशन में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हम इंशाल्लाह बहुत डिटेल में इसको अगले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दूँ कि अब जो पिछले 2 स्टेप्स हुए हैं जिसमें मर्जिंग भी की है, उससे पहले एंटिटीज़ बनाई गई, उनको रिप्रेजेंट किया गया, फिर मर्ज किया गया रिलेशंस को, लेकिन स्टिल उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कोई अननेसेसरी कोई डुप्लिकेशन हो सकती है। उन डुप्लिकेशन को रिमूव करने का जो नाम है उसको हम कहते हैं नॉर्मलाइज करना, कि वी आर नॉर्मलाइजिंग द रिलेशंस। इसका तरीक़ाकार हम बाद में इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे नॉर्मलाइज़ किया जाता है, मज़ीद जो रिडंडेंसी आ गई है उसको कैसे रिमूव किया जाता है। ठीक है, वो रिडंडेंसीज़ या वो जो बिहेवियर एबनॉर्मल सा आता है जिसको एनॉमलीज़ कहते हैं, उसकी वजह से एरर्स आ सकते हैं
टेबल्स में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उनको रिलेशंस को, टेबल्स को नॉर्मलाइज करना बहुत ज़रूरी होती हैं. सो द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन रिफाइंस द रिलेशंस टू अवॉइड दीज प्रॉब्लम्स. सो ये 4 मेन काम थे जो कि हम लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन बनाते हुए डिज़ाइनर जो है वो कर रहा होता है. वो एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है या डायग्राम बनाता है, रिलेशनशिप्स बनाता है, मर्ज करता है रिलेशंस को और नॉर्मलाइज करता है. लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के बाद जो दूसरी किस्म का डिज़ाइन है दैट इज़ द फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन. इट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस. यानी पहले डिज़ाइनर ने लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन बनाया और उसके बाद जो है वो फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन बनाता है एट द एंड, क्योंकि इसमें एक्चुअली बताया जाता है कि डेटाबेस को स्टोर कैसे किया जाना है हार्ड डिस्क में या किसी भी स्टोरेज डिवाइस में, किस तरह से उसको स्टोरेज करनी है, उसके इंडेक्सेस कैसे सेट करने हैं. इंडेक्सेस क्या होते हैं, जैसे आपके बुक का इंडेक्स होता है ना, उससे आपको क्या हेल्प आउट मिल जाती है, आप जल्दी रिट्रीव कर लेते हैं ना डाटा को, अपने पेज नंबर को. अगर इंडेक्स ना बनाओ आप एक एक पेज उलटती रहेंगी और फिर जाके अपने रिक्वायर्ड डाटा पे पहुँचेंगी. बुक में इंडेक्स का फ़ायदा ये होता है कि आप शुरू में इंडेक्स देखते हैं और डायरेक्टली उस पेज पर जंप कर जाते हैं कि अच्छा मैंने इस पेज पर जाना है. यही चीज़ डाटाबेस में भी होती है. इंडेक्सेस होते हैं, बनाए जाते हैं, एक टेबल बनाया जाता है जो कि सारे टेबल्स के सारे रिकॉर्ड्स का इंडेक्स एक की स्टोर कर रहा होता है और जिसके थ्रू डायरेक्टली रिकॉर्ड पे जाया जा सकता है. तो फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन में इंडेक्सेस का भी बताया जाता है कि इस जगह पे इंडेक्सेस बनाए जाएंगे. सो इतना अच्छा अगर डिज़ाइन फिज़िकल डेटाबेस और लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन जब एक प्रोग्रामर को मिलेगा तो डेफिनेटली उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाना मुश्किल नहीं रहेगा. उसको एक एक डिटेल मिल गई है कि मैंने इस पर ये काम करना है. So the major objective of this is to implement the database as a set of records, files, indexes and other data structures. 3 major inputs to database design are as follows. यानी फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन में पहले यानी ये बनता कैसे, इससे पहले जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो इसकी इनपुट होंगी, वो होंगी तो ये बनेगा. यानी लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन पहले बनेगा तो ये एक तरह से बनेगा. इसको वो 3 चीज़ें यूज़र को पता होंगी फिर ये मॉडल बना सकता है. यूज़र को पता होगा कि लॉजिकल डिज़ाइन क्या है, यूज़र की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, DBMS जो सॉफ्टवेयर सेलेक्ट किया है जिस पे सॉफ्ट सिस्टम बनाना है, डेटाबेस सिस्टम जैसे MS एक्सेस अगर आपने सेलेक्ट किया है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो किस तरह का सॉफ्टवेयर है. तो ये 3 चीज़ें पता होंगी तो उसके बाद फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन बनाया जा सकेगा. फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइंस के कंपोनेंट्स क्या हैं, इसमें यानी डिज़ाइन क्या क्या किया जाता है, क्या क्या चीज़ें मेंशन की जाती हैं. डेटा वॉल्यूम एंड यूसेज एनालिसिस, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज़ 4 हैं. सेंट्रलाइज, पार्टीशन, एप्लीकेटेड, हाइब्रिड, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इंडेक्सेस एंड इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स. इनको अब हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं. पहला कंपोनेंट क्या है, डेटा वॉल्यूम एंड यूसेज एनालिसिस. डेटा का वॉल्यूम से क्या मुराद है, यानी रिकॉर्ड्स. एक आइडिया तो होता है ना, मेरे कॉलेज में अगर 300 स्टूडेंट्स हैं तो मुझे रफ़ आइडिया है नहीं है कि रिकॉर्ड्स कितने होंगे. 300 ही रिकॉर्ड्स होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे. ज़्यादा एडमिशन्स हो गए, चलो 350 हो जाएंगे, 400 हो जाएंगे. तो जब मैं एक यूनिवर्सिटी या एक कॉलेज मुझे बुलाएगा कि हमारे ज़रा डिज़ाइन करें ना, आप हमारे लिए सॉफ्टवेयर बनाएं, और मैं उनका डिज़ाइन तैयार करूँगी, तो मुझे ऑलरेडी एक आइडिया इन्वेस्टिगेट करने के बाद हो जाएगा कि इस कॉलेज में जो डाटा का वॉल्यूम है वो कितना है, कि इतनी टीचर्स हैं तो इतना ये सॉफ्टवेयर यूज़ होगा, इतनी टीचर्स इसको अगर करेंगी कितना सा इसको यूज़ करेंगी, कि एनालिसिस एक अंडरस्टैंडिंग से मिल जाती है ना. सो इस फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन में बताया जाएगा कि साइज़ एस्टीमेट क्या होगा और वॉल्यूम क्या होगा और यूजेज पैटर्न क्या होगा, किस तरह से डेटाबेस सॉफ्टवेयर को डिफरेंट लोग यूज़ करेंगे. जब एस्टीमेट पता चलेगा, मुझे आइडिया है कि जी 400 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड इसमें स्टोर हो रहा है, तो उस लिहाज से मैं रेकमेंड करूँगी डिवाइस भी कि इतना ज़्यादा रिकॉर्ड तो है नहीं है, हार्ड डिस्क का ये कम कैपेसिटी की हार्ड डिस्क है या कम कैपेसिटी की कोई स्टोरेज डिवाइस है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. तो फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन में उस लिहाज से फ़िज़िकल स्टोरेज डिवाइस को जो है वो प्रपोज़ किया जा सकता है, सेलेक्ट की जा सकती है. फिर डिवाइसेस में अगर आपको याद हो 3rd ईयर में हम लोगों ने पढ़ा था, फ़ाइल सिस्टम्स, NTFS थे, फ़ाइल एलोकेशन टेबल थे. अब वो भी इसी मॉडल में बताई जाती है, इसी डिज़ाइन में, कि कौन सा जो है वो फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन यूज़ होगी, उसके यूजेज के मेथड्स क्या होंगे. इनको हम आगे मज़ीद भी डिटेल में स्टडी करते हैं. डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी क्या है,
कि डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। मींस एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स सपोज बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका डाटा क्या एक ही सेंट्रल किसी एक पीसी में पड़ा होना है या ज़्यादा पीसीज में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसकी जो आगे से जो है वो मज़ीद हम इसके भी टाइप्स स्टडी करते हैं। ज़्यादातर अब आजकल क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क्स बनाया हुआ होता है ना, इंटरनेट से कनेक्टेड होती हैं, या लोकल एरिया नेटवर्क होता है। विद इन अ बिल्डिंग भी एक कमरा कहीं और है, दूसरा कमरा कहीं और है, ठीक है, या लोकल एरिया नेटवर्क बना हुआ होता है, या वाइड एरिया नेटवर्क बना हुआ होता है। तो इसको हम कहते हैं ना कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर नेटवर्क है ना। These organizations face a significant problem in physical। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका नेटवर्क्स बने हुए होते हैं, उनका फिज़िकल डाटाबेस डिज़ाइन बनाना या उसकी के बारे में सजेशंस देना थोड़ा एक मेजर प्रॉब्लम होती है। आपको बड़ा इसमें थिंक ओवर करना पड़ता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है तो कैसा फ़िज़िकल डिज़ाइन होना चाहिए। आपने ये भी सिलेक्ट करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 100 अगर ऑर्गेनाइजेशन के कैंपसेस हैं तो कौन कौन से 2 या 3 कैंपस हैं जहाँ पे हम डाटा को रखें और बाकी लोग वहाँ से डाटा को एक्सेस करें। सो द डिज़ाइनर हैज़ टू सेलेक्ट द साइट्स और नोड्स इन अ नेटवर्क जो पूरा बना हुआ है, पूरा वाइड एरिया नेटवर्क, कौन सी लोकेशन है, कौन से नोड्स हैं, कौन से कंप्यूटर्स हैं जिनमें डाटा को फिज़िकली प्लेस करना है। हर कंप्यूटर पे तो डाटा रखा नहीं जाता ना। 100 जगह अगर 100 ऑफिसेज हैं उनके 100 के 100 में डाटा को जाके वो इंस्टॉल नहीं करेंगे, बल्कि वो लोग अपने नेटवर्क से दूसरे कंप्यूटर से डाटा को पिक करके व्यू कर सकते हैं। जब भी नेटवर्क होगा तो डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो डिसीजन होगा वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि कैसे डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करना है। 4 तरीके हो सकते हैं, सेंट्रलाइज्ड, पार्टीशन, रेप्लिकेटेड एंड हाइब्रिड। सेंट्रलाइज्ड का क्या मतलब है, ऑल डाटा इज़ लोकेटेड एट अ सिंगल साइट। अब छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है ना, लेट्स सपोज मेरा कॉलेज है, तो ज़ाहिर है कॉलेज के अंदर मैं एक कंप्यूटर में सारे डाटा को स्टोर करवा लूँगी। ईजी सा है, सिंपल सा है, ठीक है। इसके लेकिन डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ, कि अगर रिमोटली किसी ने उसको एक्सेस करना होगा तो वो भी रेडिली एक्सेस नहीं कर सकेगा, कोई दूर से अगर कोई एक्सेस करना चाह रहा है, ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकता है कि अगर सेंट्रल जगह पे, सेंट्रल कंप्यूटर जहाँ मैंने सेव किया हुआ है वो ख़राब हो जाता है तो सारा का सारा डाटा तो उड़ गया। तो सेंट्रलाइज्ड के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। पार्टीशन क्या होता है कि द डेटाबेस इज़ डिवाइडेड इनटू पार्टीशंस और फ्रेगमेंट्स, यानी डेटाबेस की ना डिवीज़न कर गई हाफ, यानी कुछ जो है वो एक साइट, एक लोकेशन पे, एक कंप्यूटर में डाल दिया डाटा, और कुछ जो है आधा जो है वो किसी और में, आधा किसी और में डाल दिया। तो पार्टीशन एक तरीका यानी डाटा को रखने का ये भी हो सकता है। अच्छा जी, अब इसमें भी क्या है कि डाटा, इससे फ़ायदा ये है ना कि रिमोटली जो यूज़र्स हैं वो इजीली एक्सेस तो कर सकेंगे, और इसके अलावा क्या है कि जो लोकल यूज़र्स हैं जिस लोकेशन के करीब डाटा होगा उनको वो वाला डाटा जल्दी मिल जाएगा, जल्दी एक्सेसिबल होगा। तीसरी स्ट्रैटेजी क्या है, रेप्लिकेटेड। रेप्लिकेट का मतलब भी क्या होता है ना, डबल कर देना, ज़्यादा होना, डबल होना, ट्रिपल होना, ठीक है, डुप्लीकेट होते जाना। तो रेप्लिकेटेड स्ट्रैटेजी क्या होगी डाटा डिस्ट्रीब्यूशन की, कि एक ही डाटा पूरा का पूरा एक जगह भी पड़ा हुआ है और पूरा का पूरा दूसरी जगह भी पड़ा हुआ है। अब इसके भी एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज तो ये है कि हर साइड पे पड़ा हुआ है, एक जगह पूरा का पूरा ख़राब भी हो गया, पूरा का पूरा दूसरी साइड पे पड़ा हुआ है। हर लोकेशन पे जो यूज़र्स हैं उनको ज़्यादा क्विकली, उनके क्योंकि करीब डाटा पड़ा हुआ है, उनको ज़्यादा क्विकली उनको मिलेगा। लेकिन इस वाली स्ट्रैटेजी में डिसएडवांटेज क्या होता है, अपडेशन का प्रॉब्लम, कि एक जगह अगर अपडेट करना है तो सारी लोकेशंस पे उस डाटा को अपडेट करना पड़ेगा, वरना डाटा की कंसिस्टेंसी या इंटेग्रिटी मेंटेन नहीं होगी। एक जगह कुछ और पड़ा हुआ है वरना, और दूसरी जगह कुछ और पड़ा हुआ है। एक और जो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी है दैट इज़ हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब भी होता है ना कि एक से ज़्यादा की कम्बिनेशन से जो होता है ना उसको कहते हैं हाइब्रिड ना, यानी 2 या 2 से ज़्यादा मेथड्स जिसमें कंबाइन होकर यूज़ करें। इस स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि जो डेटाबेस ना, हमेशा आपका डेटाबेस के अंदर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डाटा ज़्यादा क्रिटिकल होता है, कुछ नॉन क्रिटिकल होता है, थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जो क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स हैं डाटा के वो मल्टीपल लोकेशंस पे इंस्टॉल कर लें, और जो नॉन क्रिटिकल हैं वो एक ही साइट पे सिर्फ इंस्टॉल करें, एक ही साइट पे सिर्फ उनको मेंटेन किया जाए। सो ये इस स्ट्रैटेजी में यानी नॉन क्रिटिकल और क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स में डेटाबेस को डिवाइड कर दिया जाता है।
तीसरा जो कंपोनेंट है फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन का, दैट इज़ दी फाइल ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ अ टेक्निक फॉर फिजिकली अरेंजिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ फाइल ऑन अ सेकेंडरी डिवाइस. सेकेंडरी डिवाइसेस क्या होती हैं? हार्ड डिस्क होती है ना हमारी मेन सेकेंडरी डिवाइस, जो कि हमारे कंप्यूटर्स के अंदर होती है. ठीक है, तो इस तरह एक तरह से हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि फ़िज़िकल अरेंजमेंट कैसी होगी, फ़िज़िकल डिवाइसेस स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी यूज़ होनी है. आपने देखना है. अब देखिए स्टोरेज डिवाइसेस भी बहुत सारी होती हैं. जैसे मैग्नेटिक टेप हम लोगों ने स्टडी की थी, वो सीरियल एक्सेस होती है, सीक्वेंशियल स्लो होती है. कुछ डायरेक्ट एक्सेस होती हैं. ठीक है, सीक्वेंशियल एक्सेस स्लो है, डायरेक्ट एक्सेस फास्ट है. सो इसमें देखा जाता है डेटाबेस किस तरह का है, तो उसके लिए किस तरह से डाटा फास्ट एक्सेस चाहिए है, हायर थ्रूपुट, हायर स्पीड चाहिए है, ज़्यादा एफिशिएंटली स्टोरेज स्पेस यूज़ हो, यानी ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्टोरेज यूज़ हो रही है. ऐसे इस तरह से कुछ सिलेक्शन की जाए कि मिनिमम स्पेस भी ऑक्यूपाई हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट एक्सेस भी यूज़र को डाटा की मिल रही है. तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की जो है वो सेलेक्ट की जाती है. क्राइटेरिया टू सेलेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन. पहला क्राइटेरिया क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम फेलियर और डाटा लॉस. मीन्स कि आपने ये इंश्योर करना है कि आपका जो डाटा लॉस है वो नहीं हो रहा, कोई फेलियर नहीं हो रही. ऐसी फाइल ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करें, सेलेक्ट करें जिसकी वजह से डाटा का लॉस मत हो. मिनिमाइजिंग नीड फॉर डाटा रीऑर्गेनाइजेशन, बार बार डाटा को रीऑर्गेनाइज मत करना पड़े. सिक्योरिटी फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज़, यानी कि अनऑथराइज्ड यूज़र्स उसको एक्सेस ना कर सकें. मज़ीद 3 क्राइटेरियाज क्या हैं कि फ़ास्ट एक्सेस हो डाटा रिट्रीवल का. ठीक है, ये 3 हमने पहले पढ़े हैं क्राइटेरिया फॉर फाइल सेलेक्टिंग फाइल ऑर्गेनाइजेशन, और ये 3 इसका पार्ट ही हैं. प्रोटेक्शन फ्रॉम फेलियर और डाटा लॉस, मिनिमाइजिंग नीड फॉर डाटा ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज़. सो ये 6 जो हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, इनको देख के सेलेक्ट की जाती है कि कौन सी फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूज़ की जाए. 3 मेथड्स को मैं पहले भी स्टडी बता चुकी हूँ. फाइल ऑर्गेनाइजेशन के मेथड्स कौन कौन से हैं? सीक्वेंशियल फाइल्स हो सकती हैं, डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स हो सकती हैं, इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल्स हो सकती हैं. सीक्वेंशियल फाइल्स वो होती हैं जो कि सीक्वेंस में ही आप एक्सेस कर सकते हैं. डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स ये हैं कि आप डायरेक्टली किसी स्टोरेज डिवाइस से कहीं से भी डाटा को पिक कर सकते हैं. और इंडेक्स सीक्वेंशियल थोड़ी सी इनकी कम्बिनेशन समझ लें कि जैसे आपकी बुक में इंडेक्स बन जाता है ना, बुक का पहला इंडेक्स पेज होता है, तो इसमें भी हर फाइल का, हर रिकॉर्ड का इंडेक्स बन जाता है और उसको इंडेक्स सेपरेटली स्टोर किया जाता है और फिर इंडेक्स के थ्रू जो है वो रिकॉर्ड पे पहुंचा जाता है. तो 3 ऑर्गेनाइजेशन मेथड्स हैं. ये भी डेटाबेस डिज़ाइन में ही बताए जाएंगे कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन मेथड जो है वो यूज़ होगा. सीक्वेंशियल फाइल वाला होगा, या डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स होंगी, या इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल्स होंगी. 4th कंपोनेंट जो फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में जो यानी डिज़ाइनर जिस चीज़ को बताता है, जिसकी डिटेल्स बताता है, वो क्या है? इंडेक्सेस. इंडेक्सेस का मैंने आपको बताया था कि ये एक सेपरेट टेबल होता है और इसका पर्पस क्या होता है? क्विक रिट्रीवल ऑफ डाटा. हर टेबल का जो एक कॉलम है, एक रिकॉर्ड का जो एक की है, वो इंडेक्स में स्टोर हो जाती है. उससे आप DBMS क्या करता है? पहले इंडेक्स टेबल में जाता है और देखता है कि उसकी की क्या है, और उसके बाद जो है वो डायरेक्टली रिकॉर्ड को पिक करके यूज़र को दे देता है. सो इट इज़ यूज टू डिटरमिन द लोकेशन ऑफ रोज इन अ टेबल. तो इस डिज़ाइन में, फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन में, डिज़ाइनर ये भी बताता है कि कहाँ कहाँ इंडेक्सेस जो हैं वो लगाने हैं. दे आर यूज टू स्पीड अप सॉर्टिंग एंड सर्चिंग प्रोसेस. तो इंडेक्सेस का फ़ायदा क्या है? सॉर्टिंग यानी अरेंजिंग और सर्चिंग प्रोसेस को ये स्पीड अप कर देते हैं, यानी इससे ओवरऑल डेटाबेस की परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होती है. लास्ट जो पॉइंट है जो कि फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन में जिस चीज़ को मेंशन किया जाता है, वो है इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स. कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं? रूल्स फॉर इंटेग्रिटी. इंटेग्रिटी क्या होती है? करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी, कितना एक्यूरेट डाटा है. तो रूल्स, डाटा को एक्यूरेट करने के जो रूल्स हैं वो भी इसमें फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन में बता दिए जाते हैं. इससे क्या होती है? क्वालिटी ऑफ डाटा मेंटेन होती है, डाटा एक्यूरेट एंटर हो रहा होता है. इट इज़ रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ डाटा.
सो मेंटेन कैसे की जाती है इंटेग्रिटी? कॉन्स्ट्रेंट्स लगा के। एक्सेस के प्रैक्टिकल में हमने किया था ना, मैं कॉन्स्ट्रेंट लगा देती थी कि ये नंबर होगा, फिर कोई भी यूज़र उसमें टेक्स्ट ABC एंटर नहीं कर सकता है। सो ये एक तरह से चेक होता है। द कॉन्स्ट्रेंट्स आर लाइक द चेक ऑन द इनकमिंग डाटा। यूज़र, सेल्समैन जो भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करें, वो एंटर जब कर रहे होते हैं, अगर दवाई के नाम में इंटेग्रिटी की कॉन्स्ट्रेंट लगा हुआ है कि ये टेक्स्ट होगा, तो गलती से अगर 1 2 डालेंगे तो फ़ौरन वो एरर देगा कि आप गलत दवाई का नाम एंटर करें, सही नाम एंटर करें। तो ये इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, ठीक है। ये भी मेंशन कर दिए जाते हैं बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रोग्रामर को बताने से पहले डिज़ाइन में बता दिए गए हैं कि ये इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स इस सॉफ्टवेयर में होने चाहिए। सो फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन जो है वो डिटेल प्रोवाइड कर रहा है हाउ द डेटाबेस वुड बी स्टोर्ड इन द डिस्क, सेंट्रलाइज्ड होगा, पार्टीशन होगा, फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड्स क्या होंगे, डायरेक्ट एक्सेस होगा, सीक्वेंशियल होगा, इंडेक्स सीक्वेंशियल होगा, इंडेक्सेस कहाँ कहाँ कैसे लगाए जाएंगे, कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से लगाने हैं। सो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो 5 मेन पॉइंट्स हैं, नॉट 4। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मेंशन, दिस इज़ द 5th पॉइंट, इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट। ये सारी की सारी चीज़ें फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में मेंशन कर दी जाती हैं। So that's all about chapter number 2. This was the last topic of chapter number 2. I hope आप लोगों को ये chapter, it was a long chapter, काफ़ी मेजर इसमें, it's an important chapter as well, काफ़ी मेजर हमने इसमें concepts को cover किया है। I hope you have very well understood all the lectures explained. Best of luck. Thank you so much.